नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस क्लास में हम रीट मेंस के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ये आपके क्लास 9th का पाठ संख्या 7 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी और यही पॉइंट आपके सिलेबस के अंदर है। तो इस पार्ट को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो यहाँ से हो सकता है 1 या 2 सवाल आपके तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी में सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे उसका नाम है ई शासन। उसका नाम है ई शासन, जिसे हम ई गवर्नेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको याद करना है कि ई शासन को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो ई शासन को ई गवर्नेंस, ई सरकार, डिजिटल गवर्नमेंट्स, ऑनलाइन गवर्नमेंट्स या कनेक्टेड गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं, ई गवर्नमेंट कहते हैं, डिजिटल गवर्नमेंट्स कहते हैं, ऑनलाइन गवर्नमेंट्स कहते हैं या कनेक्टेड गवर्नमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ई शासन क्या होता है? ई शासन का मतलब है गवर्नमेंट्स की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट्स की सेवाओं को पहुंचाना ही कहलाता है ई शासन। क्या कहलाता है? ई शासन कहलाता है। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आम नागरिकों, कारोबारियों तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकों के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच तथा उसको निष्पादन करना ही क्या कहलाता है? ई शासन कहलाता है। तो ई शासन का मतलब यह हुआ कि जितनी भी गवर्नमेंट्स की सरकारी सेवाएं हैं उन सभी सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना ही, ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही ई शासन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कि जो ई शासन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं बनती है कि जो ई शासन होता है इसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं काम में ली जाती है। तो कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं हैं ई शासन में आने वाली, कौन कौन सी प्रमुख सेवाएं हैं? इनमें सबसे पहले आता है ई सिटीजन। सबसे पहले क्या आता है? ई सिटीजन। दूसरा है ई ट्रांसपोर्ट। तीसरा है ई मेडिसिन, ई औषधि। यहां पर नेक्स्ट है ई एजुकेशन। उसके बाद में है ई पंजीकरण, ई रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में ई सेक्रेटरीट, ई शासन सचिवालय। उसके बाद में है ई पुलिस और उसके बाद में है ई न्यायालय, ई कोर्ट। क्लियर है? तो यहां पर ये इतने सारी सेवाएं हैं, ये प्रमुख सेवाएं हैं जो आपकी ई शासन के अंतर्गत आती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ई सिटीजन, ई परिवहन, ई औषधि, बहुत सारे पॉइंट होंगे, निम्न में से कौन सी ई शासन की प्रमुख सुविधाएं हैं? तो अगर यहां पर ये देख पा रहे हैं आप कि ई सिटीजन है, ई ट्रांसपोर्ट है, ई मेडिसिन है, ई एजुकेशन है, ई रजिस्ट्रेशन है, ई सेक्रेटरीट है, ई कोर्ट और ई पुलिस है, ये सारी की सारी, ई डेमोक्रेसी, लास्ट क्या है? ई डेमोक्रेसी। ये सभी सुविधाएं हैं वो आपकी ई शासन की प्रमुख सेवाओं में आती है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले पॉइंट की जिसका नाम है ई सिटीजन। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आजकल देखिए, पहले के जमाने की अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम में जितने भी नागरिकों के, सिटीजन्स के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र या राशन कार्ड या उनका पासपोर्ट या उनके पानी, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल आदि के बिल जमा करने के लिए आपको ऑफलाइन लाइनों में लगना पड़ता था। और ऑफलाइन लाइनों में, कार्यालयों में लंबी लंबी जो लाइनें होती थी वहां पर आप लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। उसके बाद में आपका ये काम होता था और इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला काम था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है, और राशन कार्ड बनवा सकते हैं, पासपोर्ट ऑनलाइन जारी करवा सकते हैं, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल आदि के बिल है वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, अपना टैक्स है वो भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो ये सारे
एक आम नागरिक के लिए ये सारे काम हैं उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया चीज़ आ चुकी है आजकल, जिसका नाम आ गया आपका ई नागरिक या ई सिटीजन। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कि ई सिटीजन में कौन कौन सी सुविधाएं होती है। तो ई सिटीजन के अंदर नागरिकों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पानी, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल आदि के बिल व टैक्स जमा करने की क्या रहती है, सुविधा रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर ई परिवहन की। तो देखिए पहले के टाइम में की बात करें, आजकल राजस्थान सरकार में भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो गया है। यानी आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं और उसके बाद में ऑनलाइन आपके पास घर पर ही वाया द पोस्ट ऑफिस की सहायता से वाया द पोस्ट आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन करके तैयार होकर के आपके घर तक पहुंचेगा। इस प्रकार की सुविधाएं आजकल वर्तमान में चालू हो चुकी है। तो ई ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, ई ट्रांसपोर्ट में देखिए वही है, मोटर वाहन का पंजीकरण है। मोटर वाहन यानी जो भी आप बाइक वगैरह खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसका जो पंजीकरण है वो, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, वह टैक्स जमा करना, ये सारी की सारी सुविधाएं किस में आती है, ई परिवहन में आती है। तो ये ई परिवहन भी आजकल ऑनलाइन हो चुका है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ मेडिसिन की। तो यहाँ मेडिसिन भी आजकल ई मेडिसिन हो चुकी है, यानी ऑनलाइन तरीके से बहुत सारे चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करके नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है, सेवाएं दे रही है। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर ई शिक्षा की। तो ई शिक्षा में क्या है कि रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों या दूरस्थ स्थानों में भी नागरिकों को क्या मिल रही है, सुविधा प्रदान की जा रही है। क्लियर है। तो ये ई शिक्षा आ गया, तो इस पर भी आजकल ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ई रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे कि आपने कोई जमीन खरीदी है, कोई संपत्ति आपने खरीदी है, अब जमीन आप अपने नाम करवाना चाहते हैं, उसका पंजीकरण करवाना चाहते हैं, उनकी स्टाम्प ड्यूटी है वो अगर आप जमा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं ई पंजीकरण के अंतर्गत। क्लियर है। उसके बाद में बात करें यहां पर ई शासन सचिवालय की। इसकी अगर अपन बात करें तो सचिवालय के अंदर अभी आपको पता होगा कि विभिन्न शासन सचिवालय एवं सरकारी विभागों के मध्य नेटवर्क की स्थापना करना, जिससे शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया क्या होगी, सरल हो जाती है। क्योंकि अब आपको सभी पता है कि राजस्थान के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर सबसे बड़ा जो कार्यालय है वो आपका है सचिवालय। तो सचिवालय के अंदर लगभग सभी प्रकार के सरकारी विभाग रहते हैं, तो उन सभी सरकारी विभागों में आपस में कनेक्शन करना ताकि फाइलों का आदान प्रदान हो सके, तो इसके लिए भी ई शासन सचिवालय यहाँ पर लागू हुआ है और इससे ये सुविधा मिलती है। अब हम बात करें यहाँ पर ई पुलिस की। तो ई पुलिस में क्या है, यह ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ई पुलिस के अंतर्गत दो प्रकार के डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। एक तो होता है पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिसमें पहला डेटाबेस होता है उसमें तो पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जो टॉप लेवल के जो स्किल्ड ऑफिसर होते हैं या विशेष जो उनमें योग्यता रखने वाले व्यक्ति है उनको हम आसानी से ढूंढ सकें। इसीलिए पहले तो पुलिस अधिकारियों का डेटा स्टोर करके रखा जाता है। दूसरा होता है अपराधियों की जानकारियां, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके, उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना भी डेटाबेस में रखी जाती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने से अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकें। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, आजकल ई पुलिस है, उस ई पुलिस के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें, अपराधियों की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन और पुलिस अधिकारियों की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आजकल ई पुलिस के अंतर्गत की जा रही है। डेटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाने तथा उसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा प्रदान करता है। आजकल जो एफआईआर है वो भी ऑनलाइन होती है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इनको कंप्यूटर में स्टोर करके आगे भविष्य में भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ई कोर्ट की। तो ई कोर्ट क्या होता है? ई कोर्ट का मतलब है कि जितने भी आपके कोर्ट की फाइलें होती है, जितने भी केस होते हैं, जितनी फाइलें होती है और जितनी भी अपीलें होती है, उनका डेटाबेस तैयार किया जाता है। यानी सभी केसों की और सभी अपीलों का जो इन्फॉर्मेशंस होता है, जो जानकारियां होती है, उन जानकारियों को इंटरनेट पर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर करना। ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था से, अब देखो इस प्रकार की व्यवस्था से फायदा क्या है? फायदा यह कि उच्च न्यायालय तथा जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनमें अपीलों को क्या कर सकते हैं, टाला जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब मान लीजिए कोई जिला
और जो मान लीजिए ब्लॉक लेवल का कोई भी कोर्ट है, वो कोर्ट कोई भी मान लीजिए यहाँ पर कोई केस है और वहाँ से उसको डिक्लेयर कर दिया है, तब होता क्या है कि उस केस को वो हायर जो न्यायालय हैं उस पर अपील कर देते हैं। तो अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन होने से क्या होता है कि जितने भी हायर लेवल के न्यायालय हैं वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन होने के कारण जो नीचे वाले कोर्ट है, जिला कार्यालय की जो कोर्ट है, उनसे क्या करेंगे, उनका रिजल्ट देख लेते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जितनी भी अपीलें हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी कम होने लगती है। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला या सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। इससे अतिरिक्त केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगरप्रिंटिंग, स्कैनिंग, प्रमाण आदि की ऑनलाइन सुविधा भी ये उपलब्ध करवाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आजकल क्या होता है कि जितने भी आपके कोर्ट के केसेस हैं, जितनी भी अपीलें हैं, वो उन सभी को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। उनके डिसीजन हैं उनको भी डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई डिसीजन कर दिया, अब अगर वो उसकी अपील करेगा किसी हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट वाले न्यायाधीश क्या करते हैं, जो जिला कार्यालय वाले जो लोअर कोर्ट के जो डिसीजन हैं उनको देख करके उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वास्तविकता में ये क्या चीज़ हुई थी और किस प्रकार से चीज़ें की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ई प्रजातंत्र की, ई डेमोक्रेसी की। तो ई डेमोक्रेसी भी आजकल क्या है, इस डेमोक्रेसी की सहायता से भी यहाँ पर ये एक प्रकार के ई शासन की क्या है, सुविधाएं दी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ई शासन के लाभ की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाभ यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि ये नागरिकों की सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है, बिल्कुल ये ईजी करता है भाई, ठीक है। और उसके बाद में ये पारदर्शी, सरल तथा मूल्य साधक बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि इससे क्या होगा, प्रशासन को घूसखोरी हुए बिचौलियों से क्या होता है, मुक्ति होती है। उसके बाद में ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फायदे हैं इसके। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां पर पॉइंट आपको एक याद करना है या समझना है आपको कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त और पावरफुल बनाना है। और एक बात और यहां पर कि डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम का समन्वय है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा इस कार्यक्रम को किया जाता है। और एक पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाली है कि यहां पर जो एक मुख्य बात है कि सभी विभागों, यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर हम बात करेंगे, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है कि डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित है। डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित है। कौन कौन से हैं वो? ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए आईटी, जल्दी पैदावार कार्यक्रम, ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है और सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। तो ये डिजिटल जो इंडिया है उसके 9 स्तंभ है। क्लियर है। तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए अभी तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई ये आपका जो ई शासन है वो क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखा, तो हमने कहा ई शासन का मतलब है जितनी भी गवर्नमेंट्स की सेवाएं हैं उन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना ही ई शासन कहलाता है। इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं? पहला है ई सिटीजन, जिसमें हम सिटीजन्स के से संबंधित जितने भी उनके जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारी सुविधाएं इस ई सिटीजन के अंतर्गत मिलती है। ई ट्रांसपोर्ट में जितना भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, उसकी आरसी यानी उसका पंजीकरण आ सकता है, उसका टैक्स जमा करना, ये सारी सुविधाएं ई परिवहन में आती है। ई औषधि के अंदर मेडिसिन आती है। ई शिक्षा के अंदर शिक्षा यानी टेलीफोन, रेडियो आदि के माध्यम से दूर दूर स्थानों पर जो व्यक्ति बैठे हैं, जहां तक शिक्षा इतनी अच्छी से पहुंच नहीं सकती, वो भी क्या कर सकते हैं, इन माध्यम से
क्या कर सकते हैं, शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन के अंदर जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं, संपत्तियां हैं, उनका पंजीकरण करना, उनका स्थानांतरण है या स्टाम्प ड्यूटी आदि जमा करने की सुविधाएं ई पंजीकरण में मिलती है। ई सेक्रेटरीट में क्या होता है, सेक्रेटरीट के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच में तालमेल करना है, उनके बीच में फाइलों का अगर आदान प्रदान करना है, क्योंकि सेक्रेटरीट के अंदर एक विभाग से दूसरी विभाग के अंदर अगर कोई फाइल जाती है, अगर उसको ऑनलाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि पता चल जाएगा कि वो फाइल है अभी कौन सी स्टेटस पर चल रही है या कौन सी स्टेट पर वो फाइल है और वो फाइल अभी वर्तमान में कौन से अधिकारी के पास में है, इसका हमें पता चल जाएगा ऑनलाइन ई शासन सचिवालय अगर होता है तो। और इस प्रकार की सुविधाएं आजकल हो रही है। ई पुलिस के अंदर दो प्रकार का डेटाबेस बनता है, पहला है जिसमें पुलिस अधिकारियों की इंफॉर्मेशन रहती है, दूसरा है जिसमें अपराधियों की इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ई कोर्ट में जितने भी कोर्ट के अंदर केसेज और अपील्स होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये ई कोर्ट आ गया। ई प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी आ गई। फायदे क्या हैं ये हमने देख लिए। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ई मित्र। क्या है, ई मित्र है। क्लियर है, तो ई मित्र क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है, लगभग आप सभी जानते हैं ई मित्र के बारे में। तो देखिए, ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा सरकार के विभिन्न कार्यों को फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। तो ई मित्र एक ई गवर्नेंस योजना है जिसकी सहायता से राजस्थान सरकार के अंदर जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्य होते हैं वो कार्य इसकी सहायता से किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से कार्य होते हैं इनको भी अपने को समझना है। जन्म मृत्यु, विवाह, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजना में आवेदन, पानी बिजली के नए कनेक्शन, स्कूल कॉलेज की फीस भरनी है। इसके लिए अब सरकारी ऑफिस और कॉलेज तथा स्कूल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। आप सीधा ई मित्र जाओ और ई मित्र से आप ये सारे के सारे अपने काम ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ई मित्र जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप है ई मित्र ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल के अंदर ई मित्र ऐप डाउनलोड करके भी आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ा है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि ई मित्र के अंदर कितनी सुविधाओं को जोड़ा हुआ है। तो ई मित्र के अंदर 105 सुविधाओं को जोड़ा हुआ है। क्लियर है। अब यहां पर एक पॉइंट और है कि ई मित्र यहां पर देख पा रहे हैं आप कि सिर्फ पानी बिजली के बिल जमा कराने भर की सुविधा नहीं देते हैं, ऐसे कई दर्जनों सुविधाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट समेत 10 प्रकार के प्रमाण पत्र ई कियोस्क पर उपलब्ध है। इनके अलावा लर्निंग लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंसों का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, नई श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी ई मित्र पर क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से ई मित्र पर आजकल आप लगभग समस्त प्रकार की गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको आप ई मित्र की सहायता से कर सकते हैं और आपको ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ई मित्र ऐप भी डाउनलोड करके ये सारे कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आज की इस क्लास के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के अंदर सबसे पहले ई शासन और उसके बाद में डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ और उसके बाद में ई मित्र के बारे में हमने जानकारी हासिल की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें करेंगे, जिसमें ई कॉमर्स है और भी बहुत सारे पॉइंट है जिनको हम अपने अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।